आपको याद होगा जब दिल्ली में गुरु घर टूटा था सतगुरु रविदास जी महाराज का, तो सबसे ज्यादा जो बच्चे अरेस्ट हुए थे वो 55 बच्चे हरियाणा से थे हमारे संगठन के, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। इन्होंने घोषणा की थी, मुझे आज भी याद है, उस गुरु घर के टूटने के बाद कि हम 5 बीघे में गुरु घर बनाएंगे। बाद में वो पूरी किसी और ने कर ली, उसकी नींव रखने की कोशिश की, लेकिन विजन इनका था। कई चीजें हैं जो हमें सिमिलर। मैं आपको जब सुन रहा था, मीडिया के साथी कह रहे थे, और इन्होंने भी अपनी बात में कहा कि शिवसेना को भाजपा ने कमजोर किया, जिनके साथ अलायंस हुआ, नीतीश जी को भी और कई जगह, मगर वो बेचारे हो गए। लेकिन यहाँ दुष्यंत जी बेचारे नहीं हुए, यहाँ दुष्यंत जी आपकी नजरों में कमजोर हो गए। ये आपका विजन हो सकता है, किसी की पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश होता है। जैसा उन्होंने कहा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। साथ साथ मैं आपको स्पष्ट करूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन मुहन, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे परसन। उस राज की कल्पना जो है हम लोग लेके चले हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए, सर पे छत मिलनी चाहिए, पेट में दोनों टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए और सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। ना किसान को मिलना, मजदूर। ये तो फुलफिल नहीं थे, तो जो कर सकते थे कर पाए। लेकिन अब हमें विश्वास है कि हम जनता से आशीर्वाद मांगे, उनके आशीर्वाद से इस बार हम फुलफिल होंगे और वो करके दिखाएंगे जो चौधरी देवीलाल जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे। सबके सम्मान की रक्षा करते हम लोग आगे बढ़े। आपको पता है कि मैं जिस सीट को जीत के आया हूं, वहां दोनों अलायंस ने एडी चोटी के जोड़ लगाए मुझे हराने के लिए। लेकिन हमारे लोगों ने अब तय कर लिया है कि अब उनको चंद्रशेखर आजाद को, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ताकत देंगे। और उसका जब रिजल्ट आएगा तो ये आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। अब समय बदलेगा। क्या हम वो भूल गए कि राजबाला गेस्ट टीचर थी जिसको रोहतक के अंदर छाती पे गोली मार दी गई? क्या हम भूल गए कि रोहतक से बाहर निकलते थे, जिला बदलते, चाहे वो भिवाड़ी हो, चाहे वो जींद हो, चाहे वो सोनीपत हो, 4 लेन सड़क 2 लेन हो जाती थी, 1 लेन हो जाती थी। ये सब विषयों को लेकर हम लड़े थे और जनता ने हमारा भरपूर साथ दिया। सर, आपका 2024 में वोट शेयर 1% से भी कम रहा लोकसभा में। अब आप कैसे अपने आप को इस रिवाइवल के मौका देंगे? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव जो था जितिन, ये चुनाव था 2 राष्ट्रीय गठबंधनों का। आप भी शायद नहीं दूसरी सीट बता पाओगे फिरोजपुर को छोड़ के, जहाँ 12,000 में 4 कैंडिडेट रहेंगे। कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जहां पर थर्ड कंटेंडर भी बड़े क्लोज मार्जिन से आ रहा। उस चुनाव को विधानसभा के परिपक्ष में लेकर कंपेयर करना बड़ा इलॉजिकल होगा। आज के दिन जो आंकड़े हैं, मैं ये मानता हूं कि हम पिछली बार से ज्यादा वोट शेयर पे पहुंचे और अब चंद्रशेखर जी का साथ आना हमें और ताकत है। तो लांबा साहब ने सवाल पूछा उसी का, 5 साल पार्टी को बने हुए, चौथा अलाई आप, ऐसा क्या रीजन है कि आपसे अलायंस चले जाते हैं या आप चले जाते हैं? चौथा अलाई आम आदमी पार्टी बसपा के साथ आपका अलायंस रहा, बीजेपी के साथ और 4th ये अलाई आ गया, 5 साल की। हम चुनाव तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा का लड़े, इलेक्शन के अंदर तो हमारा अलायंस नहीं था। बसपा ने अलायंस किया था और क्या कारण रहा वो आप भी जानते हैं। ट्वीट आया और प्री इलेक्शन ही वो टूट गया था, तो महीने भी मुश्किल से चला था। और स्टेट के अंदर हमारे एजेंडाज को हम पूरा कर पाए, हमारे वोटर्स को जो हमारी कमिटमेंट थी उस कमिटमेंट को हम कैसे पूरा कर पाए। हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए अलायंस किया था और उसके अंदर हम अचीव भी कर पाए। 250 रुपए बढ़ाकर हमने 3,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन करी। हमारे पास 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की और सरकारें थी, किसी में भी 700 और 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं। हमने 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट कानून लाने का काम किया। हमने पंचायती राज में 50% महिलाओं को, 8% बैकवर्ड को हिस्सेदारी दी। कई ऐसे काम हैं जो हमारे इलेक्टोरल को जो हमने वादा किया था हम फुलफिल कर पाए। अगर हम ना अलायंस के साथ जाते और विपक्ष में बैठे तो क्या हम अपनी इलेक्टोरल कमिटमेंट को कभी पूरा कर पाते? जो बसपा का तो एक सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में फैसला आया SC/ST का वर्गीकरण, उसमें तो
बसपा का तो निर्णय आया हुआ है, आपका क्या पक्ष है? देखिए, ये हरियाणा ने पहले फेस किया हुआ है और भजनलाल जी के टाइम पे हरियाणा में कानून आया था और सुप्रीम कोर्ट तक उसमें बहस चली थी। उसके बाद उसको स्ट्राइक डाउन शायद 12 या 14 में कर दिया गया। उसके बाद रिव्यू पिटीशन डली थी, क्योंकि अभी ये फैसला आया है केंद्र सरकार क्या निर्णय करती है और कैसे कदम होगा। मुझे लगता है पार्टी का क्या पक्ष है इसमें? आप देखिए कई पार्टी है, उन्होंने तो अपना पक्ष कर दिया कि इस फैसले अभी मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया वो फैसला। सर उसके लेकर तो बाहर भी बंद हो चुका है। मैं आपकी बात मान गया, मगर हम दोनों संगठन मिलकर उस पर जॉइंट स्टेटमेंट देते बेहतर है। सर आपने कहा दोनों संगठन मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी और कांग्रेस से फाइट है आपकी। अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि कोई भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाता है, तो क्या ये गठबंधन किंग मेकर की भूमिका निभाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? कोई हमारे पीछे आकर खड़ा हो और हम मिलकर प्रदेश की सरकार का नेतृत्व करें, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए इन संभावनाओं से हम पीछे हट सकते। मेरे दो सवाल है। एक तो कांग्रेस में सरगुटमन मचा हुआ है, सीएम कौन बनेगा उसको लेके 2500 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, पार्टी उसको लेके भी काफी गदगद है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में आपस में काफी तनातनी है और इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव में असली चुनौती बीजेपी को दे सकती है और समीकरण बदलेंगे? और दूसरा सवाल कि चुनाव आयोग ने दरख्वास्त बीजेपी ने दी है कि तारीख को बदला जाना चाहिए, आपकी क्या राय है उसमें कि क्या हरियाणा चुनाव की तारीखों को बदलना चाहिए? देखिए, बीजेपी की घबराहट इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ये कहना कि लॉन्ग वीकेंड है इसलिए तारीख बदल दी जाए, ये दिखता है कि कहीं ना कहीं उनको ग्राउंड रियलिटी पता चल चुकी है कि वो कितने कमजोर हो चुके हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर छुट्टी है, छुट्टी के दिन तो मतदान ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाखों वोटर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं और सुबह से शाम तक वो अपने व्यवसाय में व्यस्त होते हैं, वो कम डलते हैं। छुट्टी होगी तो वो लोग भी सारे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। दूसरी ओर पर जो आपने सवाल पूछी कांग्रेस की तनातनी तो जग जाहिर है। आज भूपेंद्र हुड्डा जी ने किस तरीके से अपने कंपटीशन में रहने वाले सारे स्टॉलवर्ड नेताओं को, आधों को तो पार्टी छुड़वा दी है और आधों को कमजोर करने का प्रयास किया। और एक चीज मैं आज कह सकता हूं कि जो ये लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये चीज तो आपने कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में देखी है कि किस प्रकार से चेहरा कौन था और बाद में मुख्यमंत्री कौन बना। तो अभी तो कुमारी शैलजा ने दाव ठोक रखे हैं, क्या रणदीप सुरजेवाला सीन से बाहर हो गए और अब तो इस ग्रुप के अंदर वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए। तो कई लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर कांग्रेस के अंदर विद इन कांग्रेस खड़ी कर दी। तो बहुत टफ रोड है। 10-10 कैंडिडेट एक सीट पर जो लिए बैठे हैं, जिनको कमिटमेंट करे बैठे, अभी तो उनमें भी भगदड़ शुरू हो और कांग्रेस जिस हवा में है शायद गिरने में भी कोई ज्यादा समय ना। जो जेजेपी का स्टैंड था तो लेटर लिखा है जेजेपी ने क्या इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि 2-4 जगह ऐसी चर्चा थी कि शायद आप लोग भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि इलेक्शंस डिले हो या प्रीपोन हो, हम तैयार हैं। आज से मात्र 33 दिन में हमारे यहाँ इलेक्ट्रल पोलिंग है और बढ़ चढ़कर हरियाणा के मतदाता जेजेपी और एएसपी का साथ देंगे। 10 साल से सरकार है बीजेपी की, क्या एंटी इनकम्बेंसी है? आप भी सरकार के हिस्सा रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस में तमाम दावेदार होंगे, लेकिन क्या हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की एज कही जा सकती है? क्योंकि ये नजर आ रहा है कि 5 सीट के साथ 0 पर थे, जब 30-31 पे पहुंच गए थे, 5 लोकसभा जीतकर आए वो। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी है और इसीलिए मुख्यमंत्री बदला और कोई कारण ही नहीं था कि मनोहर लाल जी को बदलना पड़े। और नए मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ घोषणा और सम्मान समारोह करे, ग्राउंड रियलिटी से वो वाकिफ नहीं थे, योजनाएं वो बना नहीं पाए। एक लॉलीपॉप जरूर देंगे 2.5 लाख कर्मचारियों को कि तुम जो कौशल पर पोर्टेड हो, 5 साल से ऊपर हो, उनको आगे अश्योर्ड जॉब दी जाएगी, रेगुलराइज किया नहीं जा सकता।
कोई भी एम्प्लॉय ये जानता है कि जब तक बिल नहीं लाया जाता, ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 6 महीने की। उनके ऊपर तो तलवार और लटका दी गई कि तुम 6 महीने बाद अगर